हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से यार हमारे चैनल पे, जिसका नाम है द जूनियर्स वे। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यार हमारा रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। और हमने समझा था कि रेजिस्टेंस होता क्या है, किस वजह से वो आता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में, रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है। और उससे पहले हमने देखा था ओम्स लॉ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है। तो यार हमारा 3 लेक्चर हो चुका है और ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में क्या करेंगे ना यार हम, कि एक सवाल करेंगे जो कि पीछे के जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं या फिर पीछे हमने जितने भी फॉर्मूलों को देख रखा है उनसे रिलेटेड एक बढ़िया सा तगड़ा सवाल होगा। ठीक है। अगर उस सवाल को तुम सॉल्व कर लेते हो तो यार तुम्हारा पीछे का कंसेप्ट पूरा एकदम एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। तुम ऐसा अज्यूम कर सकते हो। ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं और आगे हम एक दो टॉपिक अगर टाइम परमिट करता है तो हम देखेंगे। क्योंकि हमारा लेक्चर, यार तुम जैसे कि जानते हो, 1 घंटे से ज्यादा हम लेक्चर नहीं करते कभी। तो अगर टाइम होता है, अगर टाइम बचता है, एनफ टाइम होता है, तो हम आगे इस लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि हम क्या कुछ आज कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। और हम लिखते हैं सबसे पहला अपना सवाल। ये तुम्हें दो सवाल दे। सबसे पहले हमें निकालना है कि चार्ज को मूव करने में कितना टाइम लग रहा है। और दूसरे में हमें निकालना है कि द करंट ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है। फाइन। अब इस सवाल को अगर तुम सॉल्व कर लेते हो यार, तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। फाइन। फाइन। समझ आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। अप्रोच इन द सेंस कि हम सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे, सवाल को स्टार्ट कैसे करेंगे सॉल्व कर। ठीक है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम सवाल को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है हमसे। ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है और हमसे क्या चाहता है, क्या पूछ रहा है। ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सवाल में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हमें सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं सवाल में। ठीक है। चलो, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है यू आर गिवन अ कंडक्टर हुज रेजिस्टिविटी इज 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मतलब यहाँ पर रेजिस्टिविटी दे रखा है तुम्हें कंडक्टर का। लिखते हैं यार। ठीक है। रेजिस्टिविटी हमें दे रखा है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है। सही है भैया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 2 मीटर्स। मतलब कंडक्टर का जो लेंथ है वो दे रखा है 2 मीटर्स। ठीक है। लेंथ हो जाएगा कंडक्टर का 2 मीटर्स। ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 मीटर। तुम्हें बोल रहा है कि जो वायर का रेडियस है ना वो है 1 मीटर का। अब ये बताओ कि किसी भी सर्कल का अगर तुम्हें रेडियस दे रखा है तो तुम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो क्या। हाँ भैया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई मीटर्स स्क्वायर। कैसे हुआ भैया, हमें वायर का ना रेडियस दे रखा था। तो हमने क्या किया कि वायर के रेडियस से हमने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर लिया, जो कि है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे दे रखा है द चार्ज ऑफ द कंडक्टर इज 5 कूलम्स। चार्ज का क्या होता है, क्यू। क्यू तुम्हें क्या दे रखा है, 5 कूलम्स। हाँ ठीक है भैया, समझ गया, यहाँ तक सही है। द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज 5 जूल्स। जब हम इस चार्ज को मूव करते हैं तो उसमें जो वर्क डन हमारा आ रहा है वो दे रखा है 5 जूल्स। ठीक है। इतनी चीजें दे रखी हैं भैया हमें।
यहाँ से यहाँ तक इतनी चीजें हमें दे रखी हैं, और इन चीजों के हेल्प से, इन चीजों को यूज करके हमें भैया निकालना है टाइम टेकन और करंट। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हम इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं ना। अगर हम कलर चेंज करने की कोशिश करें और फिर लिखते हैं यार, पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब v क्या होता है? v तो भैया होता है w बाई क्यू, क्योंकि हमारा v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है भैया। I क्या होता है? I होता है तुम्हारा q बाई टी, जहां पर q होता है तुम्हारा चार्ज और t होता है टाइम। चार्ज पास पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हाँ भैया सही है। अब R जो रेजिस्टेंस है भैया, वो होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ वायर बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ भैया, यहाँ तक तो मुझे पता था। ठीक है भाई, अगर पता था तो। अब हमें W क्या दे रखा है? हमें W 5 जूल्स दे रखा है। चार्ज क्या दे रखा है? भैया हमें चार्ज ना 5 कुलम्स दे रखा है। ठीक है। यहाँ पर Q क्या दे रखा है? चार्ज है 5 कुलम्स। ठीक है भैया सही है। हमें टाइम निकालना है। इनटू रेजिस्टिविटी क्या दे रखा है? भैया हमें रेजिस्टिविटी ना 1.62 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर्स दे रखा है भैया। बिल्कुल सही यार। लेंथ ऑफ वायर क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ वायर भैया हमें ना 2 मीटर्स दे रखा है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भैया, अभी हमने पीछे निकाला कि 5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है भाई, बहुत सही। ये मीटर और मीटर नीचे मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। हाँ भैया सही बोल रहे हो। ये 5 और 5 कट के 1 हो जाएगा। हाँ भैया सही है। अब ये टी जो डिनोमिनेटर में था, इसे हम इक्वल टू के उस साइड लेकर आएंगे तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। सही है भैया। ये हो जाएगा 5 इंटू 1.62 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। ठीक है। 1.62 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 इंटू, आगे में ये 2 भी बचा हुआ है, और नीचे में ये पाई स्क्वायर बचा हुआ है। टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट ना भैया सेकेंड्स होता है। ठीक है। इसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही है। अब यहाँ से तुम टाइम निकाल लिए क्या? हाँ भैया इजीली। इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। एक मिनट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने प्यारे से कैलकुलेटर मित्र का यूज करते हैं, और इस चीज को हम जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो इंजीनियर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो यार यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं यार, तुम भी तब तक कैलकुलेट करो इसे जल्दी से, और बताओ कि क्या आ रहा है रिजल्ट। 10 to 2 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। ठीक है। तो इसका यार रिजल्ट जो आ रहा है हमारा, वो है 0.0164 सेकेंड्स। ये है तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज योर रिजल्ट। ये तुम्हारा पहला रिजल्ट निकल गया, जो कि है तुम्हारा टाइम। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि भैया हमें सवाल में ना दो चीजें पूछ रखी थी। एक था हमारा टाइम और दूसरा था करंट। अब करंट क्या होता है? भैया करंट जो होता है ना, वो होता है क्यू बाई टी। अब हमें क्यू तो पता है, क्यू है हमारा 5 कुलम्स, और हमने टी अभी निकाला 0.0164 सेकेंड्स। तो यहाँ से आई हमारा आ जाएगा क्या? इसे भी तुम जल्दी से कैलकुलेट कर लो यार। मैं अपने इस कैलकुलेटर की मदद से इसे जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 164, दैट इज इक्वल्स टू 304.87 एम्पियर्स। ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा करंट। इस चीज को भी हमने बॉक्स में डाल दिया। ये हो गई तुम्हारी दो रिजल्ट्स। ये पहला रिजल्ट और ये है तुम्हारा दूसरा रिजल्ट। ठीक है। हमें निकालना था टाइम, हमें निकालना था करंट। हमने दोनों चीजों को अच्छे से कैलकुलेट कर लिया। आई होप यार तुम्हें समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, लेक्चर को रिवाइंड करो फिर से देखो। फाइन। तो ये हो गया हमारा एक प्यारा सा सवाल, जिसमें हमने अभी तक के सारे कंसेप्ट को कवर अप कर लिया। कि हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, करंट पढ़ा था, वोल्टेज पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज, उसके फॉर्मूलों को देखा था। तो उसके सारे फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो गए। रेजिस्टेंस की किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज भी यहाँ पर अप्लाई हो गई।
ओम्स लॉ भी अप्लाई हो गया, करंट का डेफिनेशन, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो भी अप्लाई हो गया, वोल्टेज का फॉर्मूला वो भी अप्लाई हो गया। ठीक है, तो यार यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी टॉपिक्स अभी तक जो हमने डिस्कस करी है वो इस सवाल में सारी की सारी यूज हो गई। फाइन। अब यार इस चीज के साथ हम आगे मूव करते हैं। हमारा 15 मिनट का लेक्चर हुआ यार, तो हम आज के लेक्चर को 40 to 45 मिनट्स का लेकर जाएंगे। और देखेंगे हम आज सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं, अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएं तो क्या होता है। ठीक है, और ये सीरीज रेजिस्टेंस होता क्या है भैया, पैरेलल रेजिस्टेंस होता क्या है भैया, और यहाँ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीज कहाँ पर यूज हो रही होती है। ठीक है, इन चीजों को भी हम देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, चलो अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं। हम सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिख लेंगे, व्हाइट कलर से लिखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक। अब सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, देखो हम रेजिस्टेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं भैया, रेजिस्टेंस का ना ये सिंबल होता है, ऐसे हमने बनाया है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब मान लो तुम्हें रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे लगा के रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा के रखा है। ठीक है, ये मान लो इस एंड का नाम है ए, मान लो इस एंड का नाम है बी, और तुम्हें बोलता है कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तुम बोलोगे भैया ये एक है, ये दो है, ये तीन है। भैया ए और बी के बीच में ना तीन रेजिस्टेंस है टोटल। भाई मैं रेजिस्टेंस गिनने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि इस दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये वायर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट को कितने तीव्रता से रोकेगा। ठीक है, करंट को कितने फोर्स से अपोज करेगा ये। फाइन। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। करंट के फ्लो को जो चीज अपोज कर रही होती है डेट इज रेजिस्टेंस। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुम कैसे बताओगे। तो इस चीज को हम यहाँ पर पढ़े, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स में। ठीक है, मान लो यार दिवाली में क्या होता है कि दिवाली में यार कलरफुल लाइट्स लगती है ना। हाँ, ऐसे लाइन से लगा रहता है, उसमें बल्ब लगा रहता है। ठीक है, और वो सारी बल्ब्स ग्लो कर रही होती हैं। ये चीज कैसे होता है, और तुम ये चीज नोटिस करोगे ना कि उसमें अगर एक बल्ब खराब हो जाए, एक बल्ब खराब हो जाए तो आगे का बल्ब भी ग्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, मान लो ऐसे तीन बल्ब्स लगी हुई है सीरीज में। ठीक है, अगर ये वाला बल्ब खराब हो गया तो ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा और ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। ये कैसे होता है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सीरीज एप्लीकेशन। फाइन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बल्ब को सीरीज में लगा रहे हैं। अगर एक बल्ब भी खराब हो रहा है तो आगे की सारी बल्ब्स का सर्किट इनकम्प्लीट रह जा रहा है। हमने पढ़ा था कि सर्किट कंप्लीट कब होता है, सर्किट इनकम्प्लीट कब होता है, ओपन सर्किट किसे बोलते हैं, क्लोज सर्किट किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, अपने पहले लेक्चर में, अपने दूसरे लेक्चर में। फाइन। तो यार ये चीज होती है क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता है। मान लो कि ये तुम्हारा सर्किट है, ठीक है, ये तीन बल्ब्स हैं ऐसे, ये तीन बल्ब्स हैं। यहां से तुमने क्या किया कि एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, और ऐसे तुमने इसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक है, तुमने स्विच को ऐसे क्लोज कर दिया। फाइन, बहुत सही। तो तुमने यहाँ पर क्या किया, स्विच को यहाँ पर क्लोज कर दिया। यहाँ पर स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर तुमने स्विच को क्लोज कर दिया। अब हो क्या रहा है, यहाँ से ये करंट जाएगा। मान लो कि ये दूसरा बल्ब खराब हो गया। ठीक है, पहले बल्ब से तो चला जाएगा करंट, ठीक है, दूसरे बल्ब से जब ये खराब है तो ये चीज ग्लो नहीं कर रही होगी, ये ग्लो नहीं करेगा। हाँ भैया सही बोल रहे हो, जब बल्ब ही खराब है तो ग्लो कैसे करेगा, नहीं करेगा ग्लो। ठीक है,
अब यहां से करंट आई, चल रही है चल रही है चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये ओपन सर्किट हो गया। अब यहाँ से आगे करंट नहीं जा पाए, ठीक है। यहाँ से आगे क्या होगी, करंट नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया। ये वाला बल्ब ही खराब है, ये वाला सर्किट ही खराब है। तो ये सर्किट जब कंप्लीट ही नहीं होगा, तो क्या होगा तुम्हारा कि ये वाला बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये वाला भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर बल्ब खराब हो जाती हैं या फिर कोई वायर बीच में टूट जाता है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसके आगे की जितनी भी बल्ब्स हैं वो ग्लो नहीं कर रही होती, क्योंकि ये सारी बल्ब सीरीज में लगी होती हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज एप्लीकेशन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, तुमने उन्हें सीरीज में लगा रखा है, तो अगर एक चीज भी खराब होता है तो दूसरा चलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो, बहुत सही। अब इसके बाद एक दूसरा केस आता है तुम्हारा, कि मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है। यहां से तुमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे कुछ लगा हुआ है, और ये तुम्हारा बी पॉइंट है। अब इस केस में तुम्हें बोलता है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा केस। इसमें क्या है कि तुमने सारी की सारी रेजिस्टर्स को पैरेलल में प्लेस किया है। पहले केस में था तुम्हारा, ये पहला केस है तुम्हारा और ये दूसरा केस है। पहले केस में क्या था कि तुम सारे के सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में प्लेस कर रहे थे, लेकिन दूसरे केस में तुम क्या कर रहे हो कि सारे के सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में प्लेस कर रहे हो। फाइन। तो इन दोनों केसेस को हम अभी यार एक एक करके देखने वाले हैं, और चलो देखते हैं फिर, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो कहाँ पर रहा है, ठीक है। सबसे पहला अपना हेडिंग डालते हैं, सीरीज रेजिस्टर्स। चलो, हम क्या करते हैं यार, यहाँ पर अपना प्यारा सा सर्किट बनाते हैं। ये एक रेजिस्टर हो गया, ये दूसरा रेजिस्टर हो गया, और ये मान लो तुम्हारा तीसरा रेजिस्टर हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पर अपने लाइंस का यूज करते हैं यार, और से बनाते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। चलो, बहुत सही, ये बन गया हमारा सर्किट, ठीक है। मान लो इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, और इसका वैल्यू है R3, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें सिंप्लिसिटी चाहिए, चलो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों को, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो कोई बात, हम क्या करते हैं कि इन तीनों को हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, और इसका रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और मान लो इस बैटरी का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है V, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब भी सीरीज में रेजिस्टर्स लगी होती है ना, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डिफरेंट रेजिस्टर्स के अक्रॉस, वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, ठीक है। तो मान लो इस रेजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इस रेजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और इस रेजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V3, ठीक है। इस रेजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है V1, ये R2 के बीच का है, और ये वाला है तुम्हारा R3 के बीच का। फाइन, बहुत सही। अब हम क्या करते हैं कि इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि तुम्हारा जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस है, वही तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, हो रहा है ना, हो रहा है ना।
हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस है वही तीन पोटेंशियल डिफरेंस में डिवाइड हो रहा है, जो कि है तुम्हारा V1 V2 V3। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा मेन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। मान लो एक हम छोटा सा सर्किट बनाते हैं यार यहाँ पर। चलो इसे बनाते हैं हम व्हाइट कलर से, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है R, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है V। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर होगा ना। हाँ, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है I। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से। हाँ भैया सही है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से, तो ये सही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने V को आई आर लिख दिया ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस केस में हम इसे आई आर लिख लेते हैं, आई इंटू आर, इधर से। ठीक है, इधर से हमने क्या किया कि V को हमने आई आर से रिप्लेस कर दिया। अब V1 को क्या लिख सकते हैं, मान लो यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रहा है, और यहाँ से करंट I3 फ्लो कर रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं I1 इंटू आर वन प्लस V2 को लिख सकते हैं I2 इंटू R2 प्लस V3 को लिख सकते हैं I3 इंटू R3। ये सब कैसे आया भैया, ये सब ना ओम्स लॉ से आ रहा है, ओम्स लॉ से। ठीक है, बहुत सही यार, ओम्स लॉ से आ रहा है क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V1 हो जाएगा I1 इंटू आर वन, V2 हो जाएगा I2 इंटू R2, और V3 हो जाएगा I3 इंटू R3। सही है। अब ये बताओ कि ये जब सीरीज रेजिस्टेंस है, मतलब कोई चीज अगर सीरीज में लगी हुई है, तो उसमें से करंट डिवाइड होगा क्या भैया। करंट जो होता है ना, वो सीरीज में हमेशा सेम होता है। ठीक है, वो डिवाइड नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पर इससे तुम बोल सकते हो कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। ठीक है, सीरीज में कभी भी करंट डिवाइड नहीं होता। ठीक है, सीरीज में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट कभी डिवाइड नहीं होता सीरीज में। तो सीरीज में जब करंट डिवाइड ही नहीं होगा मेरे भाई, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सीरीज में तुम्हारा करंट सेम होगा। तो यहाँ पर हमने जो I1 I2 I3 लिख रखा है वो तीनों सेम होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पर लिखते हैं आई आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। हाँ भैया बहुत सही है। इसे हम लिख सकते हैं भैया आई इंटू आर, यहाँ से हम तीनों से ना भैया आई कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सही है भैया, ये आई और आई कट जाएगा क्या, और तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। हाँ भैया ये तो सही है, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया भैया। हाँ भाई, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, प्यारा सा रिजल्ट, इसे हम डाल देते हैं अपने डब्बे में। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टर्स। व्हेन द रेजिस्टर्स आर प्लेस्ड इन सीरीज, सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला केस। अब मान लो क्या हो रहा है कि मान लो बहुत सारी रेजिस्टर्स लगी हुई है सीरीज में, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर्स लगी हुई है, ऐसे आगे चलता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमने एक बैटरी लगा दिया, फाइन, बहुत सही। और ये भी आगे ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ऐसे ही आगे तक Rn तक चला जा रहा है। ठीक है, Rn मतलब कि बहुत आगे तक चला जा रहा है। ठीक है, अब ये भी है। अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, वो उसे हम आर ए क्यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका जो वैल्यू होगा ना, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। और लास्ट वाले में देखो क्या है, Rn है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसे भी हम डब्बे में डाल लेते हैं। ठीक है, बहुत सही। ये चीज हम समझ गए कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं
कि हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देख लिया था यार, कि जो दिवाली की लाइट्स होती हैं, दिवाली में जो हम लाइट्स लगा रहे होते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, या फिर अपने मंदिरों को डेकोरेट करने के लिए, या फिर जो मूर्तियां रखी जाती हैं वहां पर सड़क को डेकोरेट किया जाता है, मूर्तियों को डेकोरेट किया जाता है, तो जो लाइट्स का यूज होता है, उनमें जो लाइट्स होती है ना, उनमें जो बल्ब्स प्लेस्ड होती हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। तो सीरीज का डिसएडवांटेज ये होता है यार, कि अगर एक भी बल्ब खराब हो गया तो कोई भी बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है। इस केस में क्या होता है कि अगर इसे हम आगे लिख दें, यहाँ पर हम लिखते हैं इस कलर से, when the bulbs are placed in series connection, then if any, and if any of the bulb gets fused or disconnected, results in breaking of the closed circuit, and hence disturbs the other circuits। सर्किट लिख सकते हैं, बल्ब्स लिख सकते हैं। ठीक है। अदर बल्ब्स टू। ठीक है। तो इस चीज को हमने अंग्रेजी में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया यार, कि हमने लिखा कि अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पर सीरीज में बहुत सारा बल्ब कनेक्टेड है, ये मेरा बल्ब वन है, ये मेरा बल्ब टू है, ये मेरा बल्ब थ्री है, ऐसे कनेक्टेड है, ये मेरा बल्ब एन है। ठीक है। यहाँ पर तुमने बैटरी लगा दिया और इसे तुमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि अगर एक बल्ब भी खराब हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने यहाँ से इसे खोल दिया। अब बताओ कि जब तुमने वायर ही खोल दिया तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा क्या? भैया जब हमने वायर को ही तोड़ दिया, बीच से खोल दिया, इसका मतलब ये अगर एक बल्ब भी खराब हो गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं भैया कि वहां से वायर हम हटा सकते, वहां का वायर खराब हो गया। ठीक है। अगर हम वायर हटा देते भैया किसी भी क्लोज सर्किट से, तो वो सर्किट ओपन हो जाता है। अगर ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, वोल्टेज अप्लाई ही नहीं हो पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं। इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो ही नहीं करेगा मेरे भाई, तो बल्ब जलेगा कैसे, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? तो यही रीजन होता है कि अगर सीरीज में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्लेस्ड हैं, अगर उनमें से एक भी कंपोनेंट खराब होता है तो बाकी के कंपोनेंट्स को ये इफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी फैंस हो गई, लाइट बल्ब्स हो गए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, कभी सीरीज में कनेक्टेड नहीं होती। अगर इन्हें सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, अगर एक चीज भी फ्यूज होता है या फिर खराब हो जाता है, तो ये सारी की सारी अदर कंपोनेंट्स को भी अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से दूसरी सारी कंपोनेंट्स भी लगेंगी कि वो भी काम नहीं कर रही। ठीक है। वो भी काम करना बंद कर देंगे। फाइन। तो इस वजह से क्या होता है कि तुम्हारे घर में जितना भी कनेक्शन हुआ है वो सारा पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होता है इस चीज को हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है। हमने सीरीज को अच्छे से समझ लिया कि सीरीज में डिसएडवांटेज क्या होता है। सो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन। ये क्या है, तुम्हारा डिसएडवांटेज है सीरीज कनेक्शन का। अब इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। एक मिनट। चल,
अब हम यहाँ पर देखते हैं पैरेलल रेजिस्टर्स। ठीक है, देखते हैं यार, पैरेलल रेजिस्टर्स, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सीरीज रेजिस्टर हम समझ गए। अब हम देखते हैं पैरेलल रेजिस्टर और इसमें क्या होता है। ठीक है, मान लो ऐसे है कुछ तुम्हारा, यहाँ से एक रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। इसे हमने फिर यहाँ पर ऐसे इस पॉइंट पर आके कनेक्ट कर दिया, और इसे हम यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करें। ये वाला एंड ना मान लो तुम्हारा ए है, ये वाला एंड मान लो तुम्हारा बी है। ठीक है, अब इसे अगर हमें कंप्लीट करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, और हमने सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर दिया। हमने सर्किट को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है तुम्हारा बी है। मान लो हमने वोल्टेज बी दिया, रेजिस्टर्स का वैल्यू जो है वो है R1, कलर चेंज करके लिख लेते हैं। रेजिस्टर्स का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा R1, ये है तुम्हारा R2, और सबसे नीचे वाला जो है ये है तुम्हारा R3। ठीक है, अब तुम्हें बोला जाता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस चीज को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फाइन, अब देखो, एक पॉइंट को तुम नोट कर लो यार, एक पॉइंट को तुम नोट कर लो। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट को इससे पहले हम नोट करा लेते हैं यहाँ पर। इससे पहले कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चल, बहुत सही। यहाँ पर तुम दो पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो यार, कि होता क्या है इन सीरीज कनेक्शन, करंट रिमेन्स, यार कितना दूर दूर लिख रहे हो यार, अच्छे से लिखो भैया। हाँ ठीक है भाई, करंट रिमेन्स सेम। ठीक है, ये एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये लिख लो, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन्स सेम। ठीक है, ये तुम्हारी दो पॉइंट्स हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब इस चीज को हमने अप्लाई कहाँ पर किया, ये चीज हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमने सीरीज में ये सारे रजिस्टर सीरीज में थी। हाँ भैया सीरीज में थी। अब हमने पिछले पॉइंट में लिखा है कि सीरीज में क्या चीज सेम होता है। देखो, सीरीज कनेक्शन में तुम्हारा करंट रिमेन्स सेम। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम रहता है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, I1 I2 I3 को हमने इक्वल कर दिया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सीरीज में जब रेजिस्टर्स प्लेस्ड थे, तो यहाँ पर करंट सेम हो गया, I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। लेकिन यही चीज पैरेलल में अगर हम देखें, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रिमेन्स सेम। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज तुम्हारा सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम मूव करते हैं अपने पैरेलल रेजिस्टर्स पर। ठीक है, पैरेलल रेजिस्टर्स, अब इस केस में हमने क्या बोला कि वोल्टेज सेम होगी। तो अगर मान लो कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2, और R3 के अक्रॉस वोल्टेज है हमारा V3। तो V1 जो होगा वो V2 के इक्वल होगा, और V2 जो होगा वो V3 के इक्वल होगा। समझ आ गया, बहुत सही। अब यहां से मान लो करंट तुम्हारा I आ रहा है, और वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब तुम्हें तीनों पार्ट्स का पता नहीं है कि क्या क्या होगा। तो मान लो पहला पार्ट होगा तुम्हारा I1, दूसरा पार्ट जो होगा तुम्हारा वो होगा I2, और तीसरा पार्ट जो होगा तुम्हारा वो होगा तुम्हारा I3। ठीक है, अब जो I है तुम्हारा वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ। हाँ भैया सही है, क्योंकि तीन ब्रांच यहां से निकली ना, तो एक जो आ रहा था वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया।
तो आई जो है तुम्हारा वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, डेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मान लो हम एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं यार, यहाँ पर इसे प्लेस करके। हाँ, और से मान लो यहाँ पर एक तुम्हारी सर्किट है, ऐसे यहाँ पर रेजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बैटरी लगे हुए हैं, ये तुम्हारी एक सर्किट है। बैटरी का वैल्यू जो है वो V, रेजिस्टर का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू R, और यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V बाई R। हाँ भैया सही है। तो यहाँ से हम I को रिप्लेस कर दे क्या? हाँ भैया, आपका मन मन है तो कर दो। तो I को हम लिख लेते हैं V बाई R, ठीक है। यहाँ से हमने जो निकाला I इक्वल्स टू V बाई R। अब वैसे ही हम I1 को क्या लिख सकते हैं? V बाई R1। हाँ भैया सही है। I2 को लिख सकते हैं V2 बाई R2। हाँ भैया सही है। और I3 को ऐसे ही लिख सकते हैं V3 बाई R3। लेकिन हमें पता है कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 है। सही है भैया। तो हम यहाँ से इसे रिप्लेस कर देंगे V बाई R1 प्लस V2 को भी हम लिख देंगे V बाई R2 प्लस V3 को भी लिख देंगे हम V बाई R3। अब ये तीनों किसके इक्वल होगा भाई? ये तीनों तो V के इक्वल होगा ना। हाँ भैया सही है। ये तीनों V के इक्वल होगा क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो तो V अप्लाइड है, और V1 V2 V3 एक दूसरे के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होंगे? V के इक्वल होंगे। सही है भैया, समझ गए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं V बाई आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम V को कॉमन ले लें तो क्या आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V और V एक दूसरे के साइड से कट जाएगा, और इसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा, से अगर हम साइड कर दें यार, से हम यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देते, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम अपना रिजल्ट लिख लेते हैं कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट। इसे हमने डाल लिया एक प्यारे से डब्बे में, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा पैरेलल रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर R क्या है तुम्हारा? आर को तुम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ठीक है। इसे तुम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो, इसे तुम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो, ठीक है। इक्यू, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे ही पीछे वाले स्लाइड में जो तुम्हारा आर है उसे तुम आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो। यहाँ पर जो हमने प्लेस किया था इसे हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट। फाइन, चलो बहुत से। ये भी तुम्हारा आर इक्विवेलेंट है और ये भी तुम्हारा आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलो, अब हम आगे मूव करते हैं और एक और केस ले लेते हैं यहाँ पर, जहां पर मान लो कि हमारा जो रजिस्टर है वो ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है। यहाँ से ऐसे आ रहा है, हम्म, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया, और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे आगे चलता जा रहा है, और ये भी ऐसे आगे चलता जा रहा है, और लास्ट में जो कनेक्टेड है वैल्यू वो है मान लो तुम्हारा आर है, ऊपर कनेक्टेड है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड हैं। ये मान लो तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R2 है, ये तुम्हारा R3 है, ये तुम्हारा R4 है, ये तुम्हारा R5 है, और ऐसे चलता जा रहा है ये Rn तक, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, और तुम्हें बोलता है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये कैसे होगा? तो हमने पीछे से ये चीज
रियलाइज किया कि हमारा 1/r इक्विवेलेंट जो होता है वो आता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और यहाँ जो है तुम्हारा Rn तक जा रहा है, तो हम इसे लास्ट में लिख सकते हैं 1/Rn। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस केस। ठीक है, इस चीज को हम डब्बे में डाल लेते हैं, व्हाइट कलर के डब्बे में डालते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस केस में, जहां पर बहुत सारी रेजिस्टर्स पैरेलल में प्लेस्ड है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? पैरेलल रेजिस्टर्स का जो पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, अगर तुम पैरेलल में उसे अरेंज करते हो, अगर उसे तुम पैरेलल में अरेंज करते हो या फिर उसे तुम पैरेलल में प्लेस करते हो, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि मान लो यहाँ पर कि अगर, अगले स्लाइड पर चलते हैं यार, इसे हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और अगले स्लाइड में हम इसे पेस्ट करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे हमने किया कॉपी और हम अगले स्लाइड पर मूव करते हैं और यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट। ठीक है, अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये वाला खराब हो गया, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। अगर मान लो तुम्हारा पहला वाला खराब हो गया, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से तो नहीं जा पाएगा, लेकिन यहाँ से तो जा पाएगा, यहाँ से तो जा पाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, ऐसे हर जगह से जाएगा, बस पहले वाले से नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसे हम मिटाते हैं यार, एक मिनट। इसे हम मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ कुछ चीजें लिखेंगे तुम्हारे तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। फाइन, इसे हमने ऐसे मिटा दिया। अब यहाँ पर मान लो ये है तुम्हारा एसी, ठीक है, ये है तुम्हारा फ्रिज, ये है तुम्हारा वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये है तुम्हारा फैन, ये है तुम्हारा कूलर, ठीक है, ये है तुम्हारा मान लो बल्ब। अब हो क्या रहा है कि सीरीज में अगर एक चीज भी खराब होती थी, तो बाकी सारी की सारी चीजें बंद हो जाती। इस केस में क्या होगा, देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि करंट तुम्हारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, बहुत सही। मान लो तुम्हारा एसी ना खराब हो गया, एसी क्या हुआ तुम्हारा, एसी तुम्हारा खराब हो गया, ठीक है, एसी खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर हम ग्रीन कलर ऐड करते हैं, ग्रीन कलर ऐड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एसी खराब हो गया, लेकिन तो यहाँ पर करंट तो नहीं जाएगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ तो करंट नहीं जाएगा ये वाला, लेकिन बाकी की चीजें जो है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर सारी करंट्स जा रही होंगी, अच्छे से तरीके से जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऊपर का एसी खराब हुआ है। तो ये वाला, इस वायर को इस वायर को तुम ऐसे हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तो खराब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओपन सर्किट हो गया। अगर ओपन सर्किट हो गया तो वहां से करंट पास नहीं हो पाएगा। लेकिन फैन तो सही काम कर रहा है, वॉशिंग मशीन भी सही काम कर रहा है, फैन भी सही काम कर रहा है, कूलर भी सही काम कर रहा है, ठीक है, ये फ्रिज भी सही काम कर रहा है, बल्ब भी सही काम कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि तुम्हारा बस एसी बंद होगा, एसी काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज काम कर रही होंगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस एज वेल एज पैरेलल अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पैरेलल में अरेंज करते हैं, तो होता क्या है कि अगर एक चीज खराब होता है तो वो बाकी सारी चीजों को अफेक्ट नहीं कर रहा होता। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब यार फैन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, बल्ब, ये सब चीज, एसी, ठीक है। इन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, if any one of them gets
disturb or doesn't operates properly even after this, it will not affect other appliances. ठीक है, हम लिख क्या रहे हैं? इस चीज को हमने अंग्रेजी में यहाँ पर ये लिखा कि अगर एक चीज काम करना बंद करती है तो ये बाकी अदर चीजों को, बाकी दूसरे चीजों को अफेक्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बाकी चीजें ऐसे ही नॉर्मली एज इट इज ऑपरेट करेंगी या फिर वर्क करेंगी। जो चीज खराब हुई है सिर्फ वो काम नहीं करेगी, बाकी सारी चीजें काम कर रही होंगी एज इट इज। ठीक है, सो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एक तुम्हारा एडवांटेज हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स का। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हमने समझ ली, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया। ठीक है, इसका एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया। फाइन, एक एक एग्जांपल भी हमने ले लिया अपने रियल वर्ल्ड से कि ये चीज कैसे काम कर रही होती है, कहाँ कहाँ पर अभी प्रेजेंट में अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यार यहीं तक आज के लेक्चर को रखते हैं, हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का हो चुका है अभी। तो आगे के लेक्चर में हम यार स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक को, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बोर्ड्स का भी टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई लिखाई का भी टेंशन नहीं लेना है। बस अपने कर्म को अपने समय से, निर्धारित समय से कर्तव्यपूर्ण होकर अच्छे से अपने काम को करते रहो। ठीक है, अगर तुम अपने काम को समय पर करते रहोगे तो तुम्हें आगे दुविधा नहीं होगी, आगे तुम्हें डिफिकल्टी फील नहीं करनी पड़ेगी। फाइन, तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, इस छोटे से एक लाइन के साथ। और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, और मस्त रहो, चिल रहो। बस अपने काम को ऑनेस्टी के साथ और अच्छे से करते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय।